बजट 2024 आने के बाद मिडिल क्लास एफएम निर्मला सीतारमण से तो बहुत परेशान है। बट अगर कॉर्पोरेट से पैसा निकलवाने की बात करें तो उसमें हमारे प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी कहीं पीछे नहीं थे। जी नहीं, मैं टैक्स की बात नहीं कर रही हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज मेजरली कवर्ड इन सेक्शन 182 of the Companies Act 2013. So in this video we are going to discuss section 182 in very detail along with the concept of electoral bonds and its impact on public. So let's get started. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में सिंपली बोला गया है कि जब भी कोई कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करती है तो उसे हम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, कंपनीज जो है वो पैसा डोनेट करिए पॉलिटिकल पार्टीज को। बट हाँ, अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए भी कोई एक्सपेंडिचर इंकर करती है तो उसे भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बुलाता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड क्विक सप्लाई चेन और लेट्स से मेगा इंजीनियरिंग। अब मेगा इंजीनियरिंग जो है कंपनी, वो लेट्स से बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उनके लिए सॉवनियर्स प्रिंट करवा रही है, उनके लिए ब्रोशर्स एंड पैम्पलेट्स प्रिंट करवा रही है, कोई ना कोई एक्सपेंडिचर इंकर कर रही है जिसका फायदा बीजेपी को मिले, तो उसे भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा। तो या तो आप सीधा सीधा पैसा दे दो या तो आप उनके बेनिफिट के लिए दूसरा खर्चा कर दो, बोथ आर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। ये सिंपल सी बात है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, कंपनीज पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करी है और इसी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करने के लिए एक फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा एक स्कीम आई थी जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों आया, उसके बहुत सारे रीजन हैं। एक तो ये इसलिए लाया गया था ताकि कंपनीज जो है वो अपना बिना नाम डिस्क्लोज किए यूनानिमसली पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दे, ताकि उस पर क्वेश्चन ना उठे कि इतना डोनेशन क्यों किया जा रहा है, क्या कोई समथिंग इज रॉन्ग। तो ये एक कंसेप्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड इज नथिंग, इनडायरेक्टली हम इसमें पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं यूनानिमसली। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। करंटली लाइक एसबीआई ब्रांच से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू नॉर्मल सिटीजन ही डोनेट कर सकते हैं या कंपनीज भी डोनेट कर सकती हैं। अब लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ हाउ डज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड वर्क। लेट्स से ये जो कंपनी है, लेट्स से देयर इज अ कंपनी मेगा इंजीनियरिंग। अब ये कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग, इस कंपनी को किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है। तो ये कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग, ये कंपनी लेट्स से बीजेपी को डोनेशन देना चाहती है। कितना? लेट्स से 500 करोड़। तो हम 500 करोड़ डायरेक्टली नहीं देके हम क्या करेंगे, हम एसबीआई के पास जाएंगे, एसबीआई को बोलेंगे कि हमें 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। तो हम ये 500 करोड़, इमेजिन करो ये 500 करोड़ रुपए हमने एसबीआई को दे दिए, बदले में एसबीआई ने हमें ये पीस ऑफ पेपर दे दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड इज नथिंग बट दिस पीस ऑफ पेपर। तो बदले में एसबीआई ने अपन को ये पीस ऑफ पेपर दे दिया और ये जो बॉन्ड्स हमें मिले, ये इसकी वैल्यू 500 करोड़ है। अब ये बॉन्ड हम जाके दे देंगे बीजेपी। अब बीजेपी के पास ये बॉन्ड्स आ गए, तो अब बीजेपी क्या करेगी, इस बॉन्ड को ले जाके एसबीआई से एनकैश करा लेगी। एसबीआई को बॉन्ड देगी और बदले में एसबीआई उनको पैसा दे देगी 500 करोड़। तो कुछ नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली बस पैसा घूम रहा है। यहाँ पर से डायरेक्टली नहीं जाके क्या हो रहा है, पैसा कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली नहीं देके क्या हो रहा है, कंपनी पहले एसबीआई को पैसा दे रही है और फिर एसबीआई उसको बीजेपी को दे रहा है। सो दिस इज अ वे टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद अब हम लॉ समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को लेकर के लॉ क्या है। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का जिक्र फाइनेंस एक्ट में भी है, जहां पर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट दी गई है। बट मेजरली पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो कॉर्पोरेट्स करती हैं वो 182 के अंदर कवर होता है। अब एक बहुत ही शॉकिंग बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेक्शन 182 के अंदर कोई लिमिट नहीं है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 182 बोलता है कि कोई भी कंपनी अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है। चलिए आइए सेक्शन 182 हम बहुत ही डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है सेक्शन 182 सबसेक्शन 1। सेक्शन 182 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी, एनी कंपनी कैन मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। यानी सेक्शन 182 सीधा सीधा परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि कोई भी कंपनी चाहे तो दान दे दो, अरे दे दो, पॉलिटिकल पार्टी की झोली में डाल दो। तो कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दान दे सकती है, स्वाहा। लेकिन मैम किसकी अप्रूवल लगेगी? तो इसमें भाई साहब आपको एक बात बता दूं, 1960s के टाइम पे ये तक डिबेट चल रहा था कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने के लिए अगर एक लिमिट के ऊपर आपको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना है तो कोर्ट की अप्रूवल लगनी चाहिए। कोर्ट की अप्रूवल, यानी कि हम आज के ज़माने पे एनसीएलटी, ठीक है।
बट यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहती है तो ना ही शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगेगी, ना ही कोर्ट की एनसीएलटी की अप्रूवल लगेगी, किसी की अप्रूवल नहीं लगेगी, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। सीधा सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। So two shocking things. You don't need shareholders approval for this because पैसा क्या है, किसका है? कंपनी में बोर्ड का तो पैसा नहीं है, शेयर होल्डर्स का पैसा है लगा हुआ है, राइट, कंपनी में। और कंपनी बोल रही है कि भाई साहब दान कर दो, किसको दान कर दो? पॉलिटिकल पार्टी को दान कर दो, वो भी बिना शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के। तो दिस इज अ वेरी शॉकिंग लॉ, जहां पर लिमिट भी हटा दी गई। कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना भी अनलिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दो। दैट टू किसकी अप्रूवल लगेगी? बस बोर्ड की। आपको अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाता है बोर्ड मीटिंग बुला करके, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन आप पास कर देते हो, जिसको मैं शॉर्ट में बोलती हूँ BR@BM, बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगी और आप खुले सांड की तरह कितना भी अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बट हाँ, दो तरह की कंपनीज को प्रोहिबिटेड है कि वो कतई कभी जिंदगी में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, विच इज़ योर गवर्नमेंट कंपनी ऑफ कोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट की ही है, तो वो तो ऑफ कोर्स फिर तो जो पैसा कमाएगी गवर्नमेंट कंपनी वो पूरा अपने जो रूलिंग पार्टी होगी उसको दान कर देगी। तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देगी, दैट विल बी morally wrong. So गवर्नमेंट कंपनीज तो गवर्नमेंट की ही हैं, तो इसीलिए दे आर नॉट अलाउड टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड ऐसी कंपनी विच हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 years, यानी कि नई नवेली कंपनी, आप अभी अभी पैदा हुए हो, इतनी क्या जल्दी है पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करने की? अभी थोड़ा सांस लो, थम जाओ, थोड़ा बड़े हो जाओ, चलना सीख जाओ, ठीक है? कैसे प्रॉफिट कमाओगे? बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, कंपनीज को बोला जाता है कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर दो। बट ये नन्ही मुन्नी चिंदी पुंदी अभी पैदा हुई है, ये कंपनी 3 साल की हुई नहीं है, चलना सीखी नहीं है, खुद प्रॉफिट कमा नहीं पा रही है, और तो पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ से देगी? तो हमने इनको बोला कि पहले आप अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाओ, फिर जाके चंदा देना पॉलिटिकल पार्टी को। तो इसलिए यहाँ पर बोल दिया गया कि ऐसी कंपनी जो 3 साल जिसको नहीं हुए हैं इनकॉर्पोरेट हुए, विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 years, दैट कंपनी कैन नॉट मेक political contribution. These two companies are restricted, that these two companies cannot make political contribution. Apart from these two companies, any other company can make unlimited political contribution just by passing board resolution at board. अब आप बोलोगे मैम ये तो गलत हुआ ना, कि ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था। तो आपको इसकी हिस्ट्री समझने में बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। सेक्शन 182 की हिस्ट्री क्या है? तो मैं सेक्शन 182 आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगी। सेक्शन 182 का सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 भी है, सबसेक्शन 3 है और सबसेक्शन 4 भी है। टोटल 4 सबसेक्शन है 182 में। बट बाकी के सबसेक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगी, हिस्ट्री क्या है। तो भाई साहब, स्टार्टिंग से ऐसा अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट के बाद ऐसा आया है। तो चलिए हम चलते हैं 1960 के पहले। तो अगर आप बात करें 1960 के पहले, तो 1960 के पहले तो कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए लॉ ही नहीं था। एक लॉ था चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन के लिए। चैरिटी अगर आपको करनी है एनजीओ वगैरह के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, तो उसके लिए अलग लॉ था चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन के लिए। तो आपको बोला गया कि अच्छा ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी को भी दान देना है तो वो भी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन के अंदर ही कवर हो जाएगा, क्योंकि अलग से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए कोई लॉ ही नहीं था। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर सेक्शन आया कब? 1960 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। सो 1960 में अमेंडमेंट एक्ट आया और 1960 के अमेंडमेंट एक्ट 1960 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक नया सेक्शन आया, सेक्शन 293A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1950, सेक्शन 296A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। और इस सेक्शन में पहली बार पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलाउ किया गया, बट एक लिमिट तक। और लिमिट क्या थी कि आपके पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसका मैक्सिमम 5% आप चंदा दे सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को। जेन्युइन है, हम अपना पूरा प्रॉफिट थोड़ी गवा देंगे। ऑफ कोर्स हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपनी रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं। हम थोड़ी गवर्नमेंट को चंदा देने के लिए पैसा कमा रहे हैं कि अपना पूरा प्रॉफिट गवर्नमेंट को लुटा देंगे। ऑफ कोर्स नॉट, पॉलिटिकल पार्टी को लुटा देंगे। तो एक लिमिट बोली गई कि चलो ठीक है, आपको चंदा देना है पॉलिटिकल पार्टी को दो, लेकिन 5% ज्यादा नहीं। जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसका 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये आया 1960 में बाय
एडिंग द सेक्शन 293A, पुराना हमारा जो कंपनीज एक्ट था 1956, उसके बाद 1969 में फिर अमेंडमेंट आया जहां पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया कि भाई साहब आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। इस टाइम का बहुत सारा केसेस है। एक केस था जयंतीलाल कोटीचा वर्सेस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का। उस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट, सॉरी, बॉम्बे हाई कोर्ट में के केस में ये हुआ था। चीफ जस्टिस एमसी चगला, चीफ जस्टिस एमसी चगला ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एक इविल है जो कि डेमोक्रेसी को हैम्पर करता है, क्योंकि उस टाइम पे कैश में पॉलिटिकल पार्टी को दान देना अलाउड था, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कैश में अलाउड था। तो आप सोचो अगर कोई कंपनी है जो काला धन कमा रही है, ब्लैक मनी, तो उनके पास ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को उनको ओपनली अलाउड है कि उस ब्लैक मनी को वो चंदा दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ब्लैक मनी हो गया और करप्शन हो गया, ब्राइबरी हो गया। सो डोंट यू थिंक दिस इज सपोर्टिंग करप्शन, ब्राइबरी, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग? तो ये इस वजह से इस पर बहुत डिबेट चला था और ये डिस्कस किया गया था कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं होना चाहिए क्योंकि इट इज सपोर्टिंग ब्राइबरी, करप्शन, डेमोक्रेसी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस पर बैन लग गया था। लेकिन 1985 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे वीपी सिंह, उन्होंने फिर से अमेंडमेंट लाया और बोला कि नहीं, कई जेन्युइन केसेस होते हैं जहां पॉलिटिकल पार्टीज, सॉरी, जहां पर कंपनीज जेन्युइनली किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है और उनको सपोर्ट करने के लिए हम उनको दान देना चाहते हैं, हम उनको चंदा देना चाहते हैं। तो इसीलिए 1985 में वीपी सिंह ने अमेंडमेंट लाया और उन्होंने वापस से 5% का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलाउ कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, आप 5% का कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम ये लॉ लाया था कि गवर्नमेंट कंपनी और ऐसी कंपनी जो नन्ही मुन्नी बच्ची है, जो 3 साल की नहीं हुई है, वो कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो ये लॉ फर्स्ट टाइम में 1985 में आया था। और मैं आपको बता दूं 1985 में वीपी सिंह ने जब इस पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को अलाउ किया था, कितना, मैक्सिमम 5% की लिमिट थी, तो वीपी सिंह जी ने बोला था कि आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करो लेकिन आप बता के करो, पा के मत करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कर लो, लेकिन ना अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो अपने साल के आखिरी में फाइनेंशियल्स बनाओगे, पीएनएल स्टेटमेंट बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें आप हमें पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट और पॉलिटिकल पार्टी का नाम डिस्क्लोज, आप हमें ये बता दो कि आप बीजेपी को 500 करोड़ डोनेट कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी का नाम और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। तो ये हुआ, ये 1985 में आया। उसके बाद हमारा आया नया कंपनीज एक्ट। उससे पहले तो पुराना कंपनीज एक्ट चल रहा था 1956। उसके बाद हमारा आया नया कंपनीज एक्ट 2013, जहां पर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की लिमिट को बढ़ा करके 7.5% कर दिया गया कि ठीक है आप अपने एवरेज, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% तक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब उसके बाद मास्टर स्ट्रोक, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली ने लाए थे फाइनेंस एक्ट 2017, और फाइनेंस एक्ट 2017 में डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी गई थी। क्या? ये अमेंडमेंट ला करके तीन बहुत ही क्रूशियल चेंजेस हुए थे फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा। फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा सबसे पहला चेंज ये हुआ था कि ये जो 7.5% की लिमिट है कि आप मैक्सिमम अपने प्रॉफिट का 7.5% पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हो, ये लिमिट हटा दी गई कि वही बल्ले बल्ले अब तो पॉलिटिकल पार्टी के मौज है, अब तो अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये लिमिट हटा दी गई। अब आप कोई भी कंपनी कितना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है। और इसके लिए मैं आपको एक शॉकिंग केस भी बताऊंगी, ठीक है? ये तो हुआ उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी का नाम डिस्क्लोज करने की भी रिक्वायरमेंट हटा दी गई और इस पे बहुत डिबेट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। एज अ वोटर हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रही है, बट ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई। फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा बोला गया कि अब आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हो आपको उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो मान के चलो अगर हमारी कंपनी है इशिका अग्रवाल क्लासेस लिमिटेड, ठीक है, हम बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं और हम जो है 500 करोड़ का चंदा दे रहे हैं बीजेपी को, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमें गवर्नमेंट को बताना नहीं पड़ेगा कि हम कौन सी पार्टी को चंदा दे रहे हैं, बीजेपी को चंदा दे रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो समथिंग इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट लॉ, बट ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाद में
इस पे डिस्कशन हुआ था, इस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया था, विल कम टू दैट। बट एज ऑफ नाउ जो लॉ है वो ये है कि आप कितना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अनलिमिटेड, और आपको पीएनएल अकाउंट में पॉलिटिकल पार्टी का नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप अमाउंट डिस्क्लोज करोगे तो चल जाएगा। शॉकिंग, राइट? और तीसरा फाइनेंस एक्ट 2017 में जो हुआ था, ये स्कीम लाई गई थी, जिस स्कीम का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018। ये एप्लीकेबल जनवरी 2018 से हुई थी, इसीलिए इसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018। और वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कैसे कोई भी कंपनी यूनानिमसली पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है। अब ये अनलिमिटेड वाला कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग केस बताऊंगी। एक कंपनी है क्विक सप्लाई चेन नाम की। इस कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो काफी रिलायंस एंटिटीज के कॉमन डायरेक्टर हैं। सो दिस कंपनी इज क्लोजली समवेयर रिलेटेड और लिंक्ड टू रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस एंटिटीज। इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट का 6-7 टाइम्स, अपने एवरेज प्रॉफिट का 6-7 टाइम्स पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है। तो आपको मैं ये जान के शॉकिंग होगी, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इस कंपनी का प्रॉफिट था मात्र 21.7 करोड़, और इस कंपनी ने मोर देन 350 करोड़ का चंदा दिया है। आप सोचो, आप खुद सोचो, ये जो कंपनी है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इस कंपनी का प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 20 करोड़, 20 करोड़, और ये चंदा दे रही है 400 करोड़, 350 करोड़। शॉकिंग, राइट? हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज ऑफ हमारा लॉ जो बोलता है कि अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर कोई कंपनी इतना चंदा दे रही है, प्रॉफिट है 20 करोड़, चंदा दे रही है 500 करोड़ का, तो बदले में उन्हें कोई ना कोई फायदा तो हो रहा होगा ना। इसीलिए बहुत ही न्यूज़ में चला था और मीम्स में कि चंदा धंधा स्कीम चल रहा है, कि गवर्नमेंट चला रही है चंदा धंधा स्कीम, कि आप हमें चंदा दो, बदले में हम आपको धंधा देंगे, और अगर चंदा नहीं दोगे तो क्या देंगे? धंधा देंगे, ईडी और इनकम टैक्स रेड का फंदा देंगे। सो ये एक मीम चल रहा था। ऑल्दो विल नॉट गो टू मच इनटू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के कुछ अच्छे यूजेस भी हैं, बट हाँ, इसका बहुत मिसयूज भी किया गया है, जैसे कि आप ये केस देख सकते हैं क्विक सप्लाई चेन का। क्विक सप्लाई चेन जो कंपनी है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की 3rd लार्जेस्ट बायर है। आप खुद देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से निकाला है। रिलायंस लिंक्ड क्विक सप्लाई चेन गेव 385 करोड़ टू बीजेपी एंड 25 करोड़ टू शिवसेना। इसमें दिस इज द 3rd लार्जेस्ट डोनर टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे बॉट 410 करोड़, टोटल 410 करोड़ का उन्होंने बॉन्ड खरीदा था फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 23-24 में पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए। और एक यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं कि ये जो क्विक सप्लाई चेन है, ये 3rd लार्जेस्ट डोनर है पॉलिटिकल पार्टी का, जिसने 410 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे थे। ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये आप एक और येलो वाला न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, इट बॉट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वर्थ ₹360 करोड़ इन 21-22। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इन्होंने 360 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे, और उसी ईयर में उनका नेट प्रॉफिट था मात्र 21.72 करोड़। तो डोंट यू थिंक दिस इज लाइक वेरी शॉकिंग? कि कैसे पॉसिबल हुआ? ऑफ कोर्स बिकॉज हमारे लिमिट हटा दी गई थी, और इसीलिए हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने ये जो लिमिट है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को हटाई थी, ताकि वो किसी भी कंपनी से कितना भी चाहे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर पाए। ठीक है, तो ये एक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जो कि क्यों किया मैम? क्यों? जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है, उसमें कोई भी कंपनी बिना डिस्क्लोज किए, बिना अपना नाम डिस्क्लोज किए, बिना पॉलिटिकल पार्टी का नाम डिस्क्लोज किए डोनेट कर सकती है, चंदा दे सकती है। ये गलत है। क्यों? कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को बड़े मात्रा में किसी कंपनी से डोनेशन मिल रहा है, तो एज अ वोटर हमें पता होना चाहिए, वरना फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमें जिस भी पार्टी को वोट करना है, हमें उसके बारे में सारा कुछ पता हो। अगर वो इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है, तो हमें बिना इंफॉर्मेशन के हम कैसे वोट डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी पार्टी को वोट देना है? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत है, आप इसको नहीं छुपा सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में, जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे, जब लोकसभा 2024 इलेक्शंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये बोल के, क्या बोल के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को ये बोल के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कि इट इज वायलेटिंग आवर राइट टू प्राइवेसी। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है, ये हमारा राइट, सॉरी नॉट राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो हम इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है, ये हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन जो है
वो वायलेट कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट कर रहा है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे पास इस इंफॉर्मेशन का अधिकार है कि हमें जानना है कि कौन सी पार्टी को कहां से पैसा आ रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और ये जान के आपको शौक होगा कि इसके बाद एसबीआई को ऑर्डर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया था कि अब हमें सारा डेटा रिलीज करो, कौन सी कंपनीज ने कितना कितना पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है यूनिक नंबर के साथ। तो उसके बाद एसबीआई ने मार्च 2024 में एज पर दी ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट सारा इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा रिलीज किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को सारा डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई को सारा डेटा दिया गया था कि कौन सी कंपनी किस किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है। सो ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट था। इसके अलावा हम वापस आ जाते हैं सेक्शन 182 में। सेक्शन 182 का हिस्ट्री हमने समझ लिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम कैसे वर्क करती है वो हमने समझ लिया। अब हम सेक्शन 182 कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली सेक्शन 182 में आपको ये समझ में आ गया कि एट प्रेजेंट सेक्शन 182 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि कोई भी कंपनी कितना भी अनलिमिटेड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पीआर एट बीएम पास करके। लेकिन दो तरह की कंपनी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कंपनी और ऐसी कंपनी जो 3 साल से कम एग्जिस्टेंस के लिए है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 182 सबसेक्शन 2, जो कि इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये कंपनी है। अब ये कंपनी डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर रही है। ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी पैसा दे रही है किसी एनोनिमस पर्सन को, किसी भी इंसान को, थर्ड पर्सन, और वो पर्सन कोई एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा पैम्पलेट्स प्रिंट करता है, प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटिंग कंपनी है और वो पैम्पलेट्स प्रिंट कर रहे हैं, तो दे आर प्रिंटिंग पैम्पलेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ बीजेपी। अब उसका पेमेंट जो है ये कंपनी कर, कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी एक बंदे को जो है पैसा पेमेंट कर रही है। अब वो बंदा क्या कर रहा है, पैम्पलेट्स प्रिंट कर रहा है बीजेपी के लिए। तो डोंट यू थिंक यू आर मेकिंग एनी पेमेंट विच बीइंग यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ बीजेपी? ये भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो आप डायरेक्टली बीजेपी को पैसा नहीं दे रहे हो, आप डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं दे रहे हो, आप किसी और इंसान को पैसा दे रहे हो जो उस पैसे को पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है। तो दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। और एक और छोटा सा बात है, ये पैम्पलेट वाला पॉइंट भी यहाँ पर कवर है कि अगर आप खुद खर्चा कर रहे हो, खुद आप पैम्पलेट प्रिंट करवा रहे हो बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इलेक्शन आ रहा है, अब आप उनके लिए पैम्पलेट्स प्रिंट करवा रहे हो, उनके लिए ब्रोशर्स प्रिंट करवा रहे हो, उनके लिए पोस्टर्स प्रिंट करवा रहे हो, तो उसमें जो खर्चा आप इंकर करोगे, ऑफ कोर्स उससे तो वो पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा, राइट? सो दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए, के एडवांटेज के लिए आप कोई पैम्पलेट्स, ब्रोशर या कोई पब्लिकेशन वगैरह करवाते हो, दैट इज अ डीम पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। आई थिंक दिस इज कॉमन सेंस कि हम डायरेक्टली पैसा नहीं देके किसी और को दे रहे हैं बीजेपी के बेनिफिट के लिए, तो ये यही माना जाएगा कि हमने बीजेपी को चंदा दिया है, राइट? एक इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि काफी इंप्लाइड कंसेप्ट है, और ये कवर होता है सेक्शन 182। उसके बाद आता है सेक्शन 182 सबसेक्शन 3। अब सेक्शन 182 सबसेक्शन 3 में भी अमेंडमेंट आया है। ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देगी, चंदा देगी, तो हमें उसको जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होगा अमाउंट, सिर्फ अमाउंट। फाइनेंस एक्ट 2017 के पहले हमें दो चीज करने की जरूरत थी, अमाउंट एंड पॉलिटिकल पार्टी का नाम। बट फाइनेंस एक्ट 2017 के बाद से पॉलिटिकल पार्टी का नाम डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट हटा दी गई। तो हमें अब हमारे पीएनएल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो है वो टोटल अमाउंट डिस्क्लोज करना है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का, और नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। एक काफी इलॉजिकल है एंड यू कैन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये प्रोविजन, बट स्टिल दिस प्रोविजन इज देयर। और इस पर बहुत डिबेट हुआ है कि ये वापस पहले जैसा हो जाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का नाम डिस्क्लोज करना कंपल्सरी हो जाना चाहिए। इस पर बहुत सारे डिबेट चले, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द लॉ। व्हाट इज द प्रेजेंट लॉ? द प्रेजेंट लॉ इज दैट सेक्शन 182 says that you don't need to disclose the name of the political party in the P&L account. You only need to disclose the amount of the political contribution that you have done in your P&L account. Last है आपका, sorry not last, second last है आपका सेक्शन 182 3A। ये भी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ था अगेन फाइनेंस एक्ट 2017 में। सेक्शन 182 ये बात करता है कि आप कैश में डोनेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो पुराना लॉ था 1956,
उसमें आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप सिर्फ खाते से ही पेमेंट करोगे, बैंक अकाउंट से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करोगे। तो इसीलिए पहले कैश में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलाउड था। अब आप खुद सोचो, अगर कैश में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलाउड होगा तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो ब्लैक मनी को ही हम दे सकते हैं, और एक्चुअल में था करप्शन फिर तो नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक बात बोली गई, ये अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट 2013 में, ये बोला गया कि भाई साहब आप कैश में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, आप कैश में चंदा नहीं दे सकते। आपको अगर चंदा देना है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना है, तो वो खाते से ही जाएगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू ही जाएगा। या तो आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे ही चेक, या फिर अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, या फिर आप बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट करोगे, या फिर इंस्ट्रूमेंट, ये दिख नहीं रहा होगा आपको बट मैं बता रही हूँ यहाँ क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट इशूड अंडर एनी स्कीम। ये अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है। ये बोला गया कि अगर आप किसी स्कीम के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट परचेस करके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करोगे तो वो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। और इसी पॉइंट के लिए एक स्कीम आई थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, और जो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम परचेस करके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करते हो वो इस फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर कवर हो जाएगा। सो आप अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट कर सकते हो, या इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के भी पेमेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के भी चंदा कर सकते हो। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला ही फोर्थ पॉइंट में कवर्ड है, इंस्ट्रूमेंट अंडर द स्कीम ऑफ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली ये इस पॉइंट का मतलब ये है कि खाते से पैसा जाना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाना चाहिए, कैश में वो पैसा नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रोविजन की बात करें कि भैया पनिशमेंट क्या मिलेगी अगर कोई कंपनी बिना बोर्ड रेजोल्यूशन पास किए चंदा कर देती है, या फिर अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कर दी बट अपने पीएनएल अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं की, या फिर कैश में चंदा कर दी अकाउंट से नहीं की, मतलब सेक्शन 182 का उल्लंघन हो गया। उल्लंघन यानी कि वायलेशन, कंट्रावेंशन। अगर सेक्शन 182 का कंट्रावेंशन होता है तो कंपनी को फाइन देना पड़ेगा जितना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया उसका 5 गुना। तो अगर आप 500 करोड़ का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया तो आपको 2500 करोड़ का जो है फाइन देना पड़ेगा। जितना भी आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करोगे उसका 5 गुना। याद रखना ये फाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफिसर एंड डिफॉल्ट यानी कि कंपनी के वो ऑफिसर्स जो कि उसमें इन्वॉल्व है, उस फ्रॉड में इन्वॉल्व है या उस नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टर्स ऑफिसर्स कवर हो जाएंगे, KMPs। तो जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है वो पनिशेबल होंगे, उनको जेल हो सकती है 6 महीने तक की, एंड उनको फाइन लग सकता है कितना, जितना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है उसका 5 गुना तक। और हाँ, यहाँ और नहीं है, एंड है, यानी कि उनको जेल भी होगी और फाइन भी लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एज ऑफ नाउ। वैसे तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में बहुत सारी चीजें बोलने के लिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, मुझे कमेंट करके बताना, क्या फॉरेन कंपनी जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती है कि नहीं? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट पे बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत टाइम के बाद जो है मैं ये कंटेंट आपके लिए बना रही हूँ, और अगर आप अप्रिशिएट करेंगे और तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, जिसमें आपको लॉ भी समझ में आ जाए, कंपनीज एक्ट भी डिटेल में समझ में आ जाए, और उसके साथ साथ रीसेंट के जो केस लॉज हैं और उसका इम्पैक्ट, उसका हिस्ट्री, सारा कुछ आपको लॉ का कंसेप्ट बेसिकली डिटेल में समझ में आ जाए। ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें मेजर जो है कंट्रीब्यूशन है वो रमैया का है। सो ये रमैया पढ़ के मेजरली जो आपको आज मैंने ज्ञान दिया है उसमें आधा ज्ञान रमैया का है एंड आधा फ्रॉम योर केस लॉज एंड न्यूज़। तो इसके पीछे बहुत रिसर्च भी हुई है, बहुत पढ़ाई भी हुई है। प्लीज़ अप्रिशिएट करना। अगर समझ में आया है तो ज़रूर से एक थम्स अप दे के जाना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया, और वीडियोस बनाना। मैम कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाओ तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं ज़रूर से कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन के ऊपर, नॉट ओनली कंपनीज एक्ट के साथ साथ हम LODR भी स्टार्ट करेंगे। LODR कॉम्पिटिशन एक्ट एंड बिजनेस लॉज भी स्टार्ट करेंगे। उसके हर एक सेक्शन का जो है डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लाना चाहती हूँ। जैसे ये 182 स्पेसिफिक था, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 182 कवर किया है, उसी तरह हम एक एक सेक्शन की पूरी पोस्टमार्टम करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसको ज़रूर से अपने सारे टेलीग्राम चैनल्स में, अपने सारे CA CS
ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर सब जगह शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो का नॉलेज मिले, ठीक है। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे कनेक्ट करने की सारी लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, इस वीडियो को लेकर के आपको कोई डाउट है, तो आप कॉमेंट में ज़रूर से बोले, आई वुड बी हैप्पी टू सॉल्व दैट डाउट फॉर यू। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव। टेक केयर, बाय बाय।